चुनावी समर में सियासी दावपेच, सुलगते सवाल, बयानों के वार। यह है खबरों का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा। अखाड़ा में आज बात बीजेपी के तरकश के नए तीर की। भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ ताल ठोक रही साध्वी प्रज्ञा जिस तरह से खुलकर कभी करकरे पर तो कभी बाबरी मस्जिद को गिराने पर खुलकर बयान दे रही हैं, उससे विरोधियों में खलबली है, क्योंकि वो खुलकर बीजेपी के हिंदुत्व के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। विरोधियों ने साध्वी के बयान पर जब पलटवार तेज किया तो आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुलकर साध्वी के साथ खड़े हो गए। ऐसे में यह साफ नजर आ रहा है कि मायावती और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे विपक्षी नेताओं को मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के जवाब में बीजेपी ने साध्वी कार्ड चल दिया है। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। 2 केस के अंदर सब बरी हो गए। सवाल तो वो है कि समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया, तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो एक्यूज को किसने छोड़ा? जिन्होंने पहले पकड़े हुए सच्चे एक्यूज को छोड़ा है वो टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम नहीं हैं। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने साध्वी प्रज्ञा के बचाव में अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर साध्वी निर्दोष हैं तो उन पर मुकदमा क्यों चल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित शाह ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा को ब्लास्ट मामले में फंसाया गया था। साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद को फंसाया गया था, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा। और जो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग थे वो लश्कर तैयबा के लोग कहाँ हैं, उन्होंने ये भी पूछा है। ये तो उनकी सरकार को तय करना चाहिए ना, क्या कर रहे हैं 5 साल से। अगर साध्वी प्रज्ञा और ये लोग फ्री हैं तो उन पर अभी केस क्यों चल रहा है भाई? साध्वी प्रज्ञा तो उस पर है ना, बेल पे बाहर। तो बेल पे बाहर का मतलब क्या है? केस चल रहा है। केस चल रहा है मतलब अभी आरोप मुक्त तो हुई नहीं। तो आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब है आपकी सरकार भी तो मान रही है कि उस पर दोष मुक्त होना चाहिए। तो ये जवाब देना, साध्वी प्रज्ञा पर आज केस क्यों चल रहा है, इसका जवाब दे अमित शाह। लेकिन केस आपकी सरकार के दौरान लगाया गया। किसी पे सरकार क्यों? कि उस समय पुलिस को लगता है अरेस्ट किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान ने किया था ना। संजय जोशी मर्डर केस में अरेस्ट किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछो ना, क्यों अरेस्ट किया था, क्यों उसको पकड़ा था? भाई इनोसेंट थी क्या? आपको सस्पिशन रहा होगा। और शिवराज सिंह चौहान तो इनके चहेते हैं, पूछे ना शिवराज सिंह चौहान से। 5 साल आपकी सरकार उनको इनोसेंट नहीं प्रूव कर पाई क्या? या 5 साल में तो आप दुनिया बदलने वाले थे। आप सो कॉल्ड ऐसे लोगों को जिनको आप साथते, क्योंकि इसलिए है, दिक्कत यह है कि सरकार के पास भी जो सबूत हैं वो शायद इनको दिखा रहे होंगे कि जो ये पब्लिकली पॉलिटिकली बोल रहे हैं वो सच नहीं है। अमित शाह को नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा अगर इनोसेंट है, अगर दोष मुक्त है, तो तुम्हारी सरकार उस पर केस क्यों चला रही है? प्रधानमंत्री जवाब दें। वहीं साध्वी प्रज्ञा के बयान पर अब सभी विपक्षी दल बीजेपी को घेर रहे हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने प्रज्ञा के मामले में सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। शिवानंद तिवारी ने सवाल किया है कि अगर हम साध्वी प्रज्ञा को टिकट देंगे तो मसूद अजहर जैसे लोगों के मामले में पाकिस्तान से सवाल कैसे कर सकेंगे। प्रज्ञा ठाकुर के मामले में जो आतंकवादी गतिविधि में मैंने अभी अभियुक्त हैं, मेडिकल ग्राउंड पर छुटी हैं, और प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इनको इसलिए बनाया गया है कि 5000 वर्षों के हिंदू सभ्यता का जो अपमान किया जा रहा है उसका बदला लें। या ऐसे ही लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा, मुंह दिखाइएगा दुनिया में कि एक आतंकवादी अभियुक्त को आप जो है उम्मीदवार बना रहे हैं। पाकिस्तान पर कैसे आप आरोप लगाइएगा कि अजहर मसूद और हाफिज सईद को प्रश्रय दे रहा है। प्रिया चौधरी बीजेपी से नेता हमारे साथ यहाँ अखाड़ा में उतर चुके हैं। विजय कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सोमनाथ सिंह राय राजनीतिक विश्लेषक। तृणमूल कांग्रेस की ओर उनका काफी झुकाव है। साथ ही फोन लाइन पर जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में एमएच खान बसपा से। लेकिन सबसे पहले प्रिया चौधरी, शिवानंद तिवारी के आर्ग्यूमेंट का आप जवाब दें कि साध्वी प्रज्ञा को अगर आप फीड करेंगे तो आगे जाके हम पाकिस्तान से कैसे सवाल पूछेंगे जब हाफिज सईद जैसे लोग पॉलिटिक्स में शिरकत करने की ताक में हैं। मतलब ये लोग ये कहना चाह रहे हैं साफ तौर पे कि यही आतंकवादी हैं। अगर एक तरफ ये सवाल पूछा जा रहा है कि कोर्ट से वो अभी बाइज्जत बरी नहीं हुई हैं तो आप उन्हें कंटेस्ट कैसे करा रहे हैं, दूसरी तरफ इन लोगों ने फैसला
पहले ही दे दिया है कि यही आतंकवादी है और उसी दिन से दे दिया है जिस दिन से उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो साफ तौर पे ये वही भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी संदीप दीक्षित जी कह रहे थे कि 5 साल आपकी सरकार थी तो आपने कर क्यों नहीं लिया, यानी कि ये मानते हैं कि जब उससे पहले 5 साल इनकी सरकार थी तो इन्होंने जानबूझकर उनको फंसाया है। इसका मतलब तो यही बनता है ना साफ तौर पे। और ये जो टर्म इन्होंने उछाली है उसका जवाब जनता इनको देने वाली है। चुनाव के परिणाम इस चीज को बता देंगे। तो यानी आप ये मानते हैं कि पिछले 5 सालों में जो संदीप दीक्षित का आरोप है वो सही है कि आप कुछ नहीं कर पाए? कोर्ट में जो केस चल रहा है देखिए, इस प्रकरण में आपने कोर्ट की कार्रवाई अपने हिसाब से चलती है। अगर वहां पर जाकर सरकार अपनी दलील देने लग जाए तो सरकार कौन सी वादी बनेगी उसमें जाके, अगर अपनी दलीलें रखने लग जाए तो। अगर किसी भी बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, तो कोर्ट की एक जो विधि होती है, ये भी तो आरोप है कि जो तो जितनी बार अरेस्ट हुई वो उसको तो मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया। तब तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, खासकर सुनील जोशी मर्डर केस में, जिसमें हालांकि वो बाइज्जत बरी हो चुकी है। एमएच खान हमारे साथ हैं और सोमनाथ सिंह रॉय भी। पर प्रिया जी जवाब दीजिए। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, उनके ऊपर इतने आरोप मढ़े गए, उनमें से जिसके प्रूफ होते चले गए वो बाहर आ गए। और इसमें भी जाहिर तौर पर आप देखिएगा समय के साथ कार्रवाई जो अदालत अपना समय लेगी उसके हिसाब से इसमें से भी वो बाहर ही आ जाएंगी। चलिए देखते। विजय कौशिक, आप कुछ कहना चाहते थे? सोमनाथ सिंह रॉय और एमएच खान की तरफ मैं रुक करूं उससे पहले। हाँ जी। भाजपा के जो दांत हैं हाथी की तरह हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि आम जनता को कानून के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए जैसे मर्जी बहका लीजिए। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तरीका ये है कि किसी के खिलाफ केस दर्ज होता है और वो बेशक कोर्ट में पहुँच जाए, उसमें कोर्ट की कार्रवाई चल रही हो, अगर सरकार को लगता है कि वो बंदा निर्दोष है, ये केस गलत है, तो सरकार उस मामले की दोबारा जांच कराकर उस केस को वापस ले सकती है। और यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री जिनके हाथ में पूरी सत्ता है, अमित शाह जी जो सत्ता का केंद्र बिंदु बने हुए हैं, सत्ता चला रहे हैं, वो लोग इस अच्छा एक बात बताइए, समझौता में चार्जशीट किसकी थी? समझौता में चार्जशीट कब फाइल हुई थी? समझौता में चार्जशीट कब फाइल हुई थी? साध्वी प्रज्ञा का ये जो मामला है, इसके अलावा और किसी भी केस में क्या कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है? मालेगांव 2006 में जो बाइज्जत बरी हुए थे उस वक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन किसने की थी? चार्जशीट कब फाइल हुई थी? देखिए आनंद जी, मैं एक बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूं। तथ्यों के ऊपर मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं तथ्यों के ऊपर ही बात कर रहा हूं। कोर्ट में ये सारे केसेस एक ही टाइम के प्रकरण के हैं। इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कौन थे? इसकी चार्जशीट कब हुई थी? 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 जब मानवाधिकार आयोग ने इस मामले की जांच की तो उनकी शिकायतें फर्जी पाई गई। किसकी? मानवाधिकारों की? साध्वी प्रज्ञा की। अच्छा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जब इनकी शिकायतें दर्ज हैं तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ऑब्जर्वेशन आपने क्या कह रहे हैं कि इनकी जो दलीलें थी वो फर्जी पाई गई थी? बिल्कुल। आप जरा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। आप जरा उठा के देखिए। चलिए सोमनाथ सिंह, नहीं आप जरा ध्यान से पढ़ के देखिए। आप दूसरी बात तो 2009 में या समझौता ब्लास्ट की अगर बात की जाए, 2009 में यूएस ट्रेजरी ने नोट किया है कि इसको अंजाम देने वाला जो था वो एलईडी का फाइनेंसर था, वो उसका नाम लिया गया है। यही बात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसको कहा 2009 में। और 2012 में अचानक से असीमानंद का बयान आ जाता है। वो दो जन कौन थे जिसको हरियाणा पुलिस ने छोड़ दिया था रातों रात बिना इंटरोगेशन के? वो दो लोग कौन थे? ये सारी चार्जशीट आप जानते हैं कब फाइल हुई थी? एक बार वो चार्जशीट फाइल होकर सबमिट हो जाती है, उसके बाद कभी चेंज नहीं होती। जो एविडेंसेस उस वक्त दिए गए थे उसी के बेसिस पर केस को डिसाइड किया गया था। आपको इतना पता है? एक साध्वी प्रज्ञा के एक केस को छोड़कर जहां सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है और किसी भी केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। उस वक्त जो एविडेंस सबमिट किया गया था उस बेसिस पर कोर्ट ने कहा है कि इसमें एविडेंस ठीक नहीं है और जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो भाग गए। आप बताइए। नहीं, आप केस आप मुझे बताइए ना। अच्छा, सोमनाथ सिंह रॉय बताइए। नहीं, सोमनाथ सिंह रॉय बताइए, ये साध्वी प्रज्ञा से अचानक सबको एलर्जी क्यों होने लगी है? नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, हर टाइम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, कुछ ह्यूमैनिटी भी होना चाहिए। संदीप क्या प्रज्ञा ने क्या बात किया? हेमंत करकर को उन्होंने साथ दिया वो मरने के लिए। इसका मतलब वो चाहते थे पाकिस्तान से ऐसे कोई कासब आए और हेमंत जी को मारे। जो शहीद हुआ उसको सांप से उसको वो मर गया। ये बात जब करते हैं, इसको जब बीजेपी सपोर्ट करते हैं तो उसको उन्होंने बीजेपी सपोर्ट किया।
उसको बीजेपी ने सपोर्ट किया था, उसको बीजेपी ने सपोर्ट किया था कि उससे बीजेपी ने कहा कि ये उनका पर्सनल बयान है, और उसके बाद अगले दिन क्या साध्वी प्रज्ञा ने माफी नहीं मांगी थी? माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? तो आपके हिसाब से जो बेल पर है, जो भी अक्यूज है उनको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए? आपके हिसाब से जो भी अक्यूज है उन्हें चुनाव नहीं लड़ने चाहिए? हमको कंप्लीट आपके हिसाब, अरे सुमन सिंह गौरव, मैं पूछ रहा हूँ जो भी अक्यूज है उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए ना? हमको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए। ये तो माफी मांगा, लेकिन हाँ। दिल का जो बात है वो मुख से आ गया। हाँ। अभी आप बोलिए बीजेपी अगर इसको सपोर्ट ही नहीं किया तो उसको कैंडिडेट कैसे किया? हाँ। उसको इसका मतलब वो दिल से जो मुंह में आ गया वो बात हाँ। अगर सच नहीं है तो हाँ। बीजेपी उसको कैंडिडेट कैसे किया? ये तो पहले बताइए। ठीक है, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, हाँ, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि सलमान खुर्शीद का बयान आपको याद है बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में? तो देखिए, नहीं उनको याद है उस वक्त मोहनचंद शर्मा जो मार्टर हुए, उनका इंसल्ट नहीं हुआ था? एंकर प्रोग्रेस शादी का बात समर्थन करते हैं क्या? उनका इंसल्ट नहीं हुआ था, उनका इंसल्ट नहीं हुआ था। मैं तो आपका पोजीशन पूछ रहा हूँ, आपका पोजीशन तो हर केस में सेम होना चाहिए ना? नहीं सेम, आपका पोजीशन तो हर केस में सेम होना चाहिए। अगर साध्वी प्रज्ञा का बयान गलत था तो क्या सलमान खुर्शीद का बयान सही था? नहीं, सलमान खुर्शीद का बात सही था, वो कौन बोला है? हम लोगों ने बताया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप कहते हैं गलत था तो बोलिए गलत था। अभी तो आप बताइए, आप बोलिए गलत था। नहीं आप बोलिए गलत था सोमनाथ सिंह गौरव, क्यों नहीं बोलते कि गलत था? मैं तो नहीं, गलत था, मैं तो बोल रहा हूँ। तो बस वही तो फिर आपका पोजीशन यूनिफॉर्म है। मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि क्या आपका पोजीशन सामान है, आपका पोजीशन सेम है कि नहीं? क्या आपका पोजीशन दोनों केस में सेम है कि नहीं? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ मेरा तो आंसर देने का मौका दीजिए। आप तो ये बात बोलिए जी, हाँ ये साध्वी प्रज्ञा वो चाहता था पाकिस्तान से अटैक करके ऐसा कोई हमारा देश प्रेमी को मारे, ये तो आप सपोर्ट करते हैं ना? ये तो सपोर्ट कर रहे हैं ना? रुके डेफिनेटली पाकिस्तान से कोई आके इसको मारे कि जिस तरह से ये साध्वी प्रज्ञा ने, आपने साध्वी प्रज्ञा का पूरी बात सुनी थी? साध्वी प्रज्ञा ने खुद माना कि आतंकवादियों ने मारा हेमंत करकरे को, और उनका जो बयान था वो गलत था, उनको नहीं ऐसा कहना चाहिए था साध्वी प्रज्ञा। और उसका चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है, वो जो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती है वो ले, क्योंकि अगर वो बयान गलत था तो वो बयान गलत था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप ये चाहते हैं कि जो भी एक्यूज हो वो चुनाव ना लड़े? दिस इज द कल्चर ऑफ बीजेपी पार्टी, बिकॉज आप देखिए मोदी जी भी ऐसा बात कर रहे हैं सेना को लेकर, जो सेना शहीद हुआ है उसको खून लेकर वो वोट मांग रहे हैं हर जगह, वो बोल रहे हैं हर जगह। बीजेपी ऐसा ही इसका कल्चर है, ऐसा सेना को लेकर, देश प्रेमी को लेकर, शहीद को लेकर ये लोग हर टाइम बीजेपी का कल्चर है। प्रिया चौधरी जवाब दीजिए, ये बीजेपी का कल्चर है। आप लोगों को ये कल्चर लगता होगा, हमारे लिए एक गर्व की बात है। अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो सरकार उसके बारे में बताएगी ना, हमने ये फैसले लिए, निडर होकर फैसले लिए जो कि बाकी पिछली सरकारें नहीं ले पाई थी। अगर आपको इसमें राजनीति लगती है, अगर आपको ये लगता है कि जनता इनका साथ दे देगी तो वो आपकी घबराहट है, उसके लिए बीजेपी अच्छा सोमनाथ सिंह गौरव, प्रिया चौधरी जरा रुकिए मेरे साथ, प्लीज मेरे साथ बने रहिए। एमएच खान साहब, मैं आपकी तरफ रुख करता हूं, जरा मनोज शर्मा से बात करूं। मनोज, आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उस जगह से जहां साध्वी प्रज्ञा ने अपना नामांकन भर दिया है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा पहले कि ये भोपाल कलेक्ट्रेट में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर अच्छा खासा सुरक्षा का इंतजाम भी है। साध्वी प्रज्ञा अचानक यहाँ पहुँच गई। पहले बताया गया था कि 23 तारीख को उनका नामांकन पत्र भरा जाना है, लेकिन अचानक तय हुआ कि जो मुहूर्त निकला है इस वजह से जो नामांकन है वो आज ही भरा जा रहा है। हम साध्वी प्रज्ञा का जो चुनाव का काम देख रही हैं, भक्ति शर्मा बीजेपी के नेता हैं, ये क्यों अचानक? बताया तो गया था कि 23 तारीख को पर्चा भरेंगे और अचानक अभी आ गए। नहीं, पर्चा जो है वो कल ही भरा जाएगा, बट क्योंकि आज मुहूर्त निकला था तो उसके लिए औपचारिक रूप से अभी गई हुई हैं अंदर। हाँ जी, तो देखते हैं। मतलब अभी जो पर्चा भरा जा रहा है इसे हम पर्चा माने ना, क्योंकि एक बार हाँ, इसको अपन पर्चा मान भी सकते हैं, बट जो हमारा औपचारिक ये एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बट जो कल है वो हमारा मेन है। कल 23 तारीख को 10 बजे से हम लोग जब शुरू करेंगे, एक आह्वान भारतीय जनता पार्टी भरेगी और आप फिर देखिएगा किस तरीके से जो गांव से और शहर के सारे जो युवा हैं वो एकत्रित होंगे और हम लोग दीदी को सह सम्मान यहाँ तक लेकर आएंगे। जी, मतलब साध्वी प्रज्ञा के आने से आप लोगों में बड़ा जोश भर गया है। बहुत जोश बढ़ गया। देखिए, कहीं ना कहीं जब बार बार मोदी जी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो इसका हमें सबसे सामने आज एक स्वरूप देखने को मिल रहा है कि साध्वी दीदी जो हैं आज वो भोपाल की इतनी हमारी जो मेन सीट है वहाँ से आई हैं, तो जो सारी महिलाएं हैं उनको बहुत बल मिल रहा है इस समय। लेकिन जो इस तरह की नोटिस मिलते हैं, चाहे वो हेमंत करकरे वाला मामला हो या बाबरी मस्जिद वाला, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या?
देखिए हेमंत करकरे के मामले में उन्होंने अपनी पर्सनल राय रखी थी, अगर उन्होंने उस चीज़ को वापस ले लिया है तो हमें उस चीज़ का भी सम्मान करना चाहिए, पहली चीज़ ये। और हमें एक बात समझनी चाहिए कि वो एक साध्वी हैं, बहुत ही उनका स्वच्छ मन है, उन्होंने कोई बात कर दी राजनीति की तरह, उन्होंने कोई बात को इधर उधर घुमाया नहीं। अगर वो अपनी बातों को वापस ले रही हैं और वो उस चीज़ की अगर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने गलती करी है और वो उसको एक्सेप्ट करी है, तो हमें उस चीज़ का भी खुले दिल से उसका स्वागत करना चाहिए। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, देखते हैं उसके ऊपर भी जो पूरी उनकी प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको और मुझे जल्दी पता चलेगा। नमस्कार। ये मुहूर्त का सवाल है, मुहूर्त निकला है तो मुहूर्त निकला तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर फिलहाल यहाँ पर मुहूर्त के हिसाब से अपना पर्चा भरने आ गई हैं। 23 तारीख को भी आएंगी क्योंकि दूसरे सेट है, एक से ज़्यादा सेट एक उम्मीदवार जमा करता है, तो कल भी आकर जमा करेंगे। लेकिन जो औपचारिकता है पर्चा भरने की मुहूर्त के हिसाब से वो आज पूरी हो रही है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो इस समय कलेक्ट्रेट के अंदर है और अपना पर्चा भर रही हैं। मनोज, क्या रिएक्शन है ग्राउंड पे काडर का, ग्राउंड पे उनके सपोर्ट का, ग्राउंड स्वेल का? पिछले 48-72 घंटों के अंदर वो 2 बार चुनाव आयोग के नज़र पे आ चुकी हैं, उनके बयान जो है विवादास्पद रहे हैं। एक हेमंत करकरे के बारे में, दूसरा बाबरी मस्जिद के बारे में भी उन्होंने जो कहा। दोनों तरह के रिस्पॉन्स है। जैसे बीजेपी का जो कैडर है वो सोचता है कि राम मंदिर को लेके जो बीजेपी का स्टैंड है, आखिर वही बात तो प्रज्ञा ठाकुर ने कही है कि हमें राम मंदिर बनाना है, मैं राम मंदिर बनाने के लिए एडिंग हूँ, मैं राम मंदिर बनाने जाऊँगी। और जो विवादित ढांचा गिराने की बात है उस पर भी एक बीजेपी का जो कैडर है उसे इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हेमंत करकरे वाला जो बयान था, उस बयान को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो, अगर हम देखें, चाहे बीजेपी के जो नेता हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या दूसरे नेता जो इनका काम यहाँ देख रहे हैं प्रभात झा, उन तमाम लोगों से जब हमारी बात होती है तो वो हेमंत करकरे वाले जो बयान है उससे कोई सरोकार नहीं रखता। उसके बाद जो दूसरी बात शुरू होती है कि हेमंत करकरे का बयान इसलिए सामने आया, एक शहीद का अपमान जिसे कहा गया वो इसलिए सामने आया क्योंकि यूपीए की सरकार के दौरान यूपीए सरकार के निर्देशों पर, जैसा कि जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दिया है उसमें भी लिखा है कि यूपीए सरकार के निर्देशों पर जिस तरह से मेरे साथ यातनाएं की गई, ये कहना, इस बात को जनता के सामने रखना मेरा हक है। मेरा इरादा किसी शहीद की शहादत का अपमान करना नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो हेमंत करकरे वाली बात है उससे बीजेपी का काडर भी इत्तेफाक नहीं रखता और इसीलिए शायद उन्होंने अपना बयान भी वापस लिया, उन्होंने माफ़ी मांगी। पर क्या ये माफ़ी काबिल है, काफ़ी है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब मनोज ऐसा लग रहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया ये कहने के लिए कि साध्वी प्रज्ञा बीजेपी का वो चेहरा है, हिंदुत्ववादी चेहरा है जिससे कि हम सबको बच के रहना है। कहीं बात ये भी हो रही है, मैच खान साहब, आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद, कि जहाँ विपक्ष के नेता मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं वहाँ बीजेपी ने अपना हिंदू कार्ड खेला है। नहीं आनंद जी, देखिए, मैं बहुत पहले से आपके चैनल पर कहता आ रहा हूँ कि बीजेपी के पास अब मुद्दों की कमी है और इनके पास प्रत्याशियों की भी कमी है। आप एक साधु प्रज्ञा, जो आप बता रहे हैं साध्वी प्रज्ञा, वो आतंकवादी घोषित होने के सारे सबूत वहाँ जमा हो चुके हैं। एक आतंकवादी जिसके ऊपर नाम चढ़ गया कि ये आतंकवादी गतिविधियों में थी, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कहां तक इनको पास मुद्दों की कमी है। दूसरी बात, प्रज्ञा जी ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद को मैंने गिराया, शिवसेना कह रही है कि मैंने गिराया। अब ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी पहले आपस में तय कर लें कि किसने बाबरी मस्जिद को गिराया। गिराने को लेकर के ये लोग आपस में जंग कर रहे हैं। नहीं, आज के मुद्दे ये नहीं है। जंग की बात नहीं। खान साहब, आप ये तो जानते हैं कि उस वक्त वहां पर हजारों कर सेवक मौजूद थे। उमा भारती ने भी यही कहा, सबने कहा कि हम वहां मौजूद थे, हमने ढांचा गिराया, अगर आपको हमें सजा देनी है तो आप हमें सजा दीजिए। पर आज तक उनका नाम कभी सामने उठ के नहीं आया। क्लेम करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसको सबूत को पुख्ता करना जरूरी है। जिनकी चार्जशीट हुई है, जो चार्ज हुए हैं वो चार्ज हुए हैं, उनके नाम हमें भी पता है, आपको भी पता है। पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जहां पर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो पोलराइजिंग टेक्निक की राजनीति है कि चलिए एक पर्टिकुलर वोट बैंक को हम अपीज करते हैं, तो यहाँ बीजेपी ने कहा चलिए आप उधर खेल रहे हैं कार्ड, हम यहाँ कार्ड खेलेंगे। आपको लगता है ये हुआ है? नहीं, देखिए आनंद जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहां एक दलित बस्ती में जाके कहा था कि हनुमान जी हमारे दलित हैं, हनुमान जी हमारे दलित हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी में होड़ मच गई ये बताने के लिए कि ये दलित भी है, ये मुसलमान भी है, ये जो है जाट भी है, और इस सब बातों को आगे बढ़ाया। और उसके बाद फिर कहा उन्होंने कि आप हमारे
हनुमान जी हमारे हैं और आपके अली हैं। ये जो भाषा का इस्तेमाल किया, इस पर ना मोदी जी ने कुछ कहा ना अमित शाह जी ने पर कुछ ये कहा, और देखिए इसको आगे बढ़ाते ही इसको रहे। इस पर चुनाव आयोग ने मायावती और योगी आदित्यनाथ दोनों पर प्रचार करने से बैन लगा दिया था, क्योंकि आदित्यनाथ ने तो ये कहा कि इसका ये जो उपजा है, ये जो सोच उपजी है, ये मायावती के बयान से जो उन्होंने वहां की थी सहारनपुर में, इसकी वजह से हमने की। ये अलग अलग लेवल पर कहीं ना कहीं ये जो पोलराइजिंग टैक्टिक्स हैं ये हर कोई कर रहा है। आप दलित कार्ड खेलिए तो सही, आप यादव कार्ड खेलिए तो सही, आप जाटव यादव कार्ड खेलिए तो सही, तो ये सब तो है, ये कास्टिस्ट पॉलिटिक्स जो है, ये सेक्युलर पॉलिटिक्स है, सही पॉलिटिक्स है। लेकिन कोई अगर और AIMIM मुस्लिम कंसोलिडेशन की बात करे, मुस्लिम वोट्स की बात करे तो सही, लेकिन अगर बीजेपी कहीं हिंदू कार्ड की बात करे, हिंदू कंसोलिडेशन की बात करे तो वो कम्युनल। ये सेम एक नजरिए से देखना जरूरी है, या तो सब कुछ तुष्टिकरण की राजनीति है या सब कुछ जायज है। आनंद जी मेरी बात हो जाएगी, 10 सेकंड और दे दीजिए ना मुझे, 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए ये बात मैं पहले से आपसे कह रहा हूं कि इस बात को शुरुआत किसने किया, राजस्थान के चुनाव में किसने किया, ये बताइए मुझे पहले। आप इसको संज्ञान में लीजिए या नहीं लेते हैं तो हम इसको ये मानेंगे कि हाँ सही पत्रकारिता नहीं हो रही है। सबसे पहले बजरंगबली अली किसने कहा, ये बताइए मुझे। ये तो बजरंगबली अली तो आदित्यनाथ ने कहा था, छत्तीसगढ़ में कहा था, छत्तीसगढ़ में नहीं कहा, राजस्थान में कहा था। नहीं सर, 5 राज्य के चुनाव में पहले छत्तीसगढ़ में कहा, फिर जाके राजस्थान में भी कह दिया। अब आप बताइए मुझे, एक आदमी जो मुख्यमंत्री है, अच्छा, जिसने शपथ लिया है। अच्छा एक मिनट खान साहब 1 मिनट रुकिए, मुझे जरा मनोज की ओर जाना पड़ेगा। मनोज, आप कुछ लोगों के साथ हैं जो अंदर थे साध्वी प्रज्ञा के साथ नामांकन भरते वक्त। वाकई यहाँ पर आप देखिए, बकायदा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नामांकन होगा तो स्वस्ति वाचन क्यों नहीं होगा। बकायदा पूरे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक यहाँ पर पंडित आए हुए हैं और जो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। आपका ये स्वस्ति वाचन क्या स्वस्ति वाचन है, क्या आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, शुभ कार्य के लिए तो स्वस्ति वाचन किया जाता है। क्या है? श्री गणेश जी की पूजन के लिए स्वस्ति वाचन किया जाता है। हरि ओम अहम स्वस्ति न इंद्रो बृहदर्षभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखरस्वा मारुतः प्रश्निमातरः सुमञ्जावानो विदते भुजमयः अनिर्जवा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अपसाक्रमण्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बिर्वसेमहि देवैतं जलायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नक्षत्राजरसन्तनूनां पुत्रासो जगपितरो भवन्ति मानो मद्यारीर्यगतायुर्गन्तो आदितिर्दौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना। तो अब ये एक चीज हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो गणेश जी का जो आप स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है जी? किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए गणपति जी की पूजन की जाती है, इसलिए स्वस्ति मंगलाचरण और स्वस्ति वाचन बोला जाता है। तो मतलब ये नामांकन पर्चा, अब चुनाव का असली जंग जो है, धर्मयुद्ध आपके मुताबिक अब शुरू होगा? जी जी। तो आपने ये जो वाचन में जो होता है, इसमें मतलब क्या, इसका विधि क्या होती है? जी, एक गणेश जी की पूजन के लिए है और तो इसमें शुभ कार्य के लिए अपन वो पूजन किए जाते हैं। तो ये शुभ कार्य के लिए जो कह रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा स्वस्ति वाचन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर स्वस्ति वाचन जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो अपना पर्चा भरा है, उसके लिए स्वस्ति वाचन के साथ उन्होंने अपना पर्चा भरा। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि स्वस्ति वाचन जो है संस्कृत में भले ही हो, लेकिन इसमें स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है और रिलीजन कम है। बात इसमें यह है कि आप हमारी अपनी सारी एनर्जीज को आप संकुचित करें, उसको कंसंट्रेट करें और जो भी आप कार्य करें वो शुभ हो, वो पॉजिटिव हो, तो जो एनर्जी बाहर निकले वो पॉजिटिव हो। ये इसका लार्जली मेंशन है, तो ये स्पिरिचुअल है रादर। इसको अगर आप सीधा हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से जोड़ के देखेंगे तो फिर इसमें इसके अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी। संस्कृत है, इसका ये मतलब नहीं कि ये रिलीजियस है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है मनोज। तो जो जानते होंगे स्वस्ति वाचन को वो भी समझते होंगे। विजय कौशिक जी आप हमारे साथ हैं, सोमनाथ सिंह रॉय और
और वापस रुक करते हैं एमएच खान का। एमएच खान, आपका जो आरोप था, आपका ये था कि अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की अली बजरंगबली वाली और डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलता है तो उसमें क्या, तो ये कहां से सही हो सकता है। और साध्वी प्रज्ञा के मामले में अखाड़ा में मेरे पास वक्त कम है, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा आप मेरे साथ बने रहिए। एक और मुद्दा है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। बात हम अब करते हैं उत्तर प्रदेश की, रामपुर की। आज का दूसरा मुद्दा रामपुर में बना बदजुबानी का अखाड़ा है, जहां अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी की उम्मीदवार जयप्रदा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। रामपुर में कल यानी 23 अप्रैल को मतदान होना है। अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली हमें नहीं चाहिए। खाकी अंडरवेयर से चलकर अनारकली और एक्सरे तक पहुंच गया है रामपुर में। यह है चुनावी प्रकरण, बदजुबानी की हदें सब पार हो रही हैं वहां। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला का जवाब देते हुए जयप्रदा ने तंज कसा कि जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। हंसना है या रोना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसा बाप है वैसा बेटा निकला है। अब्दुल्ला से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि वो मेरे सामने बड़ा हुआ है, बच्चा है। उनको जिस तरह का वो पढ़े लिखा इंसान है, पढ़े लिखा लड़का है, मैंने सोचा था कि आजम से हटके इनके जो कल्चर बढ़ेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है। लेकिन मैं हमेशा मेरे बेटा जो है सम्राट से उनको मैं उनके नज़र से मैं अब्दुल्ला को भी देखती थी। लेकिन आज अब्दुल्ला मुझे अगर अली भी चाहिए, बजरंग बली चाहिए, अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए और अनारकली नहीं चाहिए, तो आप किस नज़र से मुझे देख रहे हो? मतलब आपका पिता, आपका बाप, आप आजम खान ये कहता है कि मैं अमरपाली हूँ और आप कहते हो कि मैं अनारकली हूँ। तो इस सोसाइटी में आप महिलाओं को उसी नज़र से देखते हैं। मतलब इसके हटके आपका नज़र कहीं नहीं जाएगा कि हम लोग को मतलब अमरपाली बोलेंगे तो हम नगरवधु हो गए। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अब बताइए खान साहब, आपसे शुरू करते हैं जी। ये इस तरह का डिस्कोर्स किसी को शोभा देता है? नहीं, ये अगर अनारकली उन्होंने कहा है तो अगर ये अपने आप को अनारकली मान रही है तो ठीक नहीं है। क्यों मान रही है अपने आप को अनारकली? इससे बाहर निकलना चाहिए इनको। चलिए पिछले बयान की तरह आप इसको भी लिपापोती नहीं कर सकते हैं कि नहीं उनके नाम का नहीं था। अभी गाजीपुर में सिन्हा साहब ने क्या कहा? सीधे तौर पर जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या आप लोग? जनता को कुछ समझ नहीं आता है क्या? अगर आंख दिखाओगे तो आंख, और फिर भी देखिए उनकी मर्यादित भाषा उनके बेटे के लिए कितने सम्मान से कह रही है कि नहीं उम्र का लड़का है, पढ़ा लिखा है, तो मैं ये अपेक्षा नहीं करती थी कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। अपने आप को समझ रहे हैं? नहीं, आजम खान अब्दुल्ला आजम किसी की ओर इशारा कर कुछ कह दें तो आप कह रहे हैं कि आप क्यों ऐसा समझ रहे हैं, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, आपने ऐसा क्यों कह दिया। पर कोई और कुछ कहे तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है, तो आप अपने बात नहीं, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके और का नहीं, ये मुझे ये जो दोगलापन है ना, इससे ये मुझे बहुत खलता है। खान साहब, आप बहुत वरिष्ठ हैं, इसीलिए मैं बहुत संयम से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। अब्दुल्ला आजम ने उस दिन क्या कहा कि जयप्रदा और इस तरह का चुनाव आयोग ने आजम खान के बयान को जब संज्ञान में लिया तो उसने कहा कि चुनाव आयोग इसीलिए संज्ञान में ले रहा है क्योंकि आजम खान मुस्लिम है। ये कोई तरीका होता है चुनाव आयोग के ऊपर जो ठोस कदम उठाता है? चुनाव आयोग ने तो हर किसी पर कदम उठाया। मायावती ने कहा मैं दलित हूँ इसीलिए मेरे खिलाफ एक्शन लिया। ये इस तरह की बयानबाजी ठीक है, इस तरह की बयानबाजी ठीक है, आप जस्टिफाई करते हैं। आजम अब्दुल्ला आजम खान कहता है आम्रपाली, आजम अब्दुल्ला कहता है अनारकली। नहीं, ये क्या, ये मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, ये कैसे सही है? निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। नहीं, अच्छा आज तो आप चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं। अरे रुकिए, अरे चुनाव आयोग को आप जोर करने कह लीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग जब एक्शन लेता है तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। बात नहीं सुनेंगे तो क्या बात बनेगी फिर? अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो बात नहीं जाएगी। सिर्फ आप ही बोलेंगे और कोई नहीं सुनेगा। आप सिर्फ आप ही बोलेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। सोमनाथ, एक मिनट, सोमनाथ सिंह रॉय,
सोमनाथ सिंह रॉय, इस तरह की बयानबाजी सही है आपके हिसाब से? बात नहीं पूरी होने देंगे तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ आप ही बात कीजिएगा अहमद खान साहब, सिर्फ आप ही बात कीजिएगा। बात तो आने दीजिएगा। नहीं, आप ही बात कीजिएगा। अरे नहीं, आप ही बात कीजिए। आप जो कहेंगे सब सही, बाकी कोई कुछ भी कहे सब गलत। ये क्या तरीका हुआ? बात सुनेंगे? नहीं, आपको नहीं, आप सीधा उठ के क्यों नहीं कहते कि आजम खान ने जो कहा गलत कहा? आप ये क्यों नहीं कहते? चाहे वो किसी के लिए भी कहा हो, चाहे वो किसी के लिए भी कहा हो, क्यों कहा ऐसा? चुनावी मंच पर खड़े होके, चुनावी मंच पर एक महिला का आदर करना उन्हें नहीं आता? क्यों नहीं आता? कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए आनंद जी, मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को महिला का सम्मान करना चाहिए। किया नहीं ना उन्होंने, किया नहीं उन्होंने। जो नहीं करते उनका क्या किया जाए? जो महिला का सम्मान नहीं करते उनका क्या किया जाए? जो महिला का सम्मान नहीं करते उनका क्या किया जाए? अब चलिए, अब रुकिए। अब जयप्रदा जी भी कहीं पीछे नहीं हटी। जयप्रदा जी ने बोलिए, देखिए क्या कहा। आजम खान साहब ने ये कह दिया, जयप्रदा जी क्या कहती हैं सुनिए। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जयप्रदा ने गठबंधन के उम्मीदवार आजम खान के खिलाफ टिप्पणी की। जयप्रदा ने कहा कि जिस तरह से आजम खान टिप्पणी करते हैं उसे लगता है कि उनकी आंखें एक्सरे मशीन जैसी हैं। जैसे उस आदमी आजम खान साहब जिस तरह मेरे ऊपर टिप्पणी करते हैं, मेरे ऊपर हमला करते हैं, मेरे अश्लील तस्वीरें घुमाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। आज कपड़ों के बारे में आप टिप्पणी करने वाला मायावती जी, आप सोचो, आप भी आएंगे तो इनके एक्सरे आंखें आपके ऊपर भी कहां डाल के देखेंगे, मुझे पता नहीं होता। अब बताइए प्रिया जी। देखिए, चुनाव आयोग अब अपना ये बयान तो सही है, लेकिन ये बयान एक सही है। महिला के तौर पे जो उनके ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की गई, उसके संदर्भ में अगर ये जवाब है तो ये तो उपमा हुई कि जिस पार्टी की सुप्रीमो महिला है, आप सोचिए कि जिनका समर्थन आप कर रहे हैं वो लोग कैसे आपको देखते होंगे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो रिट्रेट करा है उसमें कोई क्या जयप्रदा जी को याद दिलाने की जरूरत है मायावती जी को, जो खुद 1995 में झेल चुकी है? उन्हें आज भी याद है। उन्होंने कहा कि मुझे कड़ा फैसला लेना पड़ा। अब बताइए अहमद खान साहब। आयोग को जो मैंने कहा निष्पक्ष नहीं है। देखिए, कल अभी रेल मंत्री जो है अच्छा, जयप्रदा के खिलाफ उल्लंघन किया, एक्शन लेने उनको नोटिस जारी किया, लेकिन निष्पक्ष नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये महिलाओं के प्रति कोई भी अभद्र टिप्पणी ठीक नहीं है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, निंदा करता हूँ। लेकिन जरा उसको ले लीजिए ना आप गाजीपुर के रेल मंत्री जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ अगर किसी ने उंगली उठाई तो उंगली तोड़ दूंगा, अगर किसी ने आंख दिखाई तो आंख फोड़ दूंगा। चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग कहाँ है? अरे तो आप उसको कंप्लेंट कीजिए। हाँ, सोमनाथ सिंह रॉय बोलिए, विजय कौशिक नहीं बोले, सोमनाथ सिंह रॉय नहीं बोले, सोमनाथ सिंह रॉय। हाँ, सोमनाथ सिंह रॉय बोलिए। अरे इसको चुप करने के लिए बोलिए, तब ना बोलूंगा। हाँ बोलिए सोमनाथ सिंह। आनंद जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन का ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहिए कि ये जो बयानबाजी चल रहा है इस बंद करने के लिए। 2 दिन मीटिंग नहीं करोगे, 48 आवर्स तुम कोई भी भाषण नहीं दे पाओगे, ऐसे पनिशमेंट नहीं, जेल का अंदर डालना चाहिए अगर ऐसा भाषण आए तो। प्यूनिटिव पनिशमेंट का हक नहीं है। अगर आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है, अगर आपने आर्टिकल 324 पढ़ा है, अगर आपने तो पावर्स वेस्टेड विद द इलेक्शन कमीशन पढ़ा है, तो इलेक्शन कमीशन नोटिस दे सकता है, रोक सकता है, लेकिन प्यूनिटिव पनिशमेंट का हक कोर्ट को है। कोर्ट को है सर, वो आईपीसी की धारा लगा के कंप्लेंट कर सकती है चुनाव आयोग, लेकिन किसी को जेल में नहीं डाल सकती। आनंद जी, आपने हमको 1 सेकंड दिया, आपने ज्यादा बोल दिया, हमको कदम तो करने दीजिए। मैं सिर्फ अगर कोई इसका एडवांटेज देकर ऐसा बयानबाजी करे तो इसको पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद देश में इंटॉलरेंस, ऐसा भाषा का व्यवहार बहुत ज्यादा हो गया। अब बोलिए ना, प्राइम मिनिस्टर को लेकर अच्छा, इस देश में एक प्रदेश है बंगाल, जिस देश में एक प्रदेश है बंगाल जहां फेज 2 के जिस दिन मतदान हो रहा था, एक 20 साल के युवा को फांसी पर लटका दिया था, वो भी बीच गांव के एक पेड़ पर लटका के छोड़ दिया था। वहाँ क्या हो रहा है, उसका भी दोष, उसकी भी गलती मोदी सरकार है और नरेंद्र मोदी की है। तो सब्जेक्ट से हट गया, अब तो सब्जेक्ट से मैं सब्जेक्ट से नहीं हटाऊं, आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं ना, आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं। वोटर आईडी, वोटर लिस्ट के बाद, वोटर लिस्ट लेने के बावजूद अंदर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि क्या कहा गया उनको,
क्या कहा गया उनको? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ सोमनाथ सिंह रॉय, किसी और को पाठ पढ़ाने से पहले खुद अपने आप में जांच लीजिए। दूसरी बात, फैक्ट्स को ठीक बताइए। चुनाव आयोग किसी को जेल में नहीं डाल सकता, लेकिन इस तरह की बयानबाजी गलत है। बीजेपी करे तो गलत, बाकी और करे तो सही, ये नहीं हो सकता। विजय कौशिक एक बात, लेकिन प्रिया चौधरी एक बात बताइए, क्या जयप्रदा को क्या जरूरत थी ये कहने को कि आजम खान की आंखें एक्सरे जैसी है? तो जयप्रदा जी कहें तो सही, जयप्रदा जी कहें सही कि आजम खान की आंखें एक्सरे जैसी हैं तो वो सही, और वो कहे कि देखिए पता नहीं वो मायावती को किस नजर से देखेंगे, ये सब करे। ये जयप्रदा जी कहें तो सही, लेकिन आजम खान और आजम अब्दुल्ला उन्हें आम्रपाली अनारकली कहें तो गलत। ये नहीं हो सकता ना, दोनों गलत होने चाहिए मेरे हिसाब से। क्या दोनों गलत नहीं होना चाहिए? देखिए, क्या दोनों बयान गलत नहीं होने चाहिए? अपने अपमान के संदर्भ क्या में दोनों बयान गलत नहीं होने चाहिए? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एक बयान एक तरह की टिप्पणी गलत है तो दूसरा बयान दूसरे तरह की टिप्पणी भी गलत होनी चाहिए। दोनों बयान गलत होने चाहिए, कौन सी दिव्य शक्ति है दोनों बयान गलत होनी चाहिए। चुनावी मंच से खड़े दोनों बयान गलत होनी चाहिए, दोनों बयान गलत होने चाहिए, दोनों बयान गलत होने चाहिए। विजय कौशिक आप कहाँ हैं? आपका क्या मत है? क्योंकि आजम खान की नजर खराब है इसलिए उन्होंने कहा ऐसा। अगर खराब नजर, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अगर कोई ये कह दे तो ये अब कहावत नहीं होगी, ये चुनाव आयोग में चुनावी उल्लंघन हो गया। आनंद जी पहले एक बड़ी सीधी सी बात सुन लें। हमारी सीधी सी नीति है कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, इसलिए चाहे राजनीति की बात हो, चाहे देश में आरक्षण की बात हो, महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान कांग्रेस ने ही दिया है। और आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये जो महिलाओं के उत्पीड़न के नाम पर जो गलत शब्दावली का प्रयोग नेताओं द्वारा किया जाता है, इसको लेकर हम कानून लाएंगे। हम ये कहते हैं कि अगर आजम खान गंदी टिप्पणी करते हैं उनको फांसी दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन साथ में महेश शर्मा जी को भी लटका दीजिए आप, जो कि प्रियंका गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। इनके भाजपा वालों के दोहरे मापदंड हैं। आप लोग कानून क्यों नहीं लेकर आए? लगाम लगाने के लिए आपको गले में फंदा डालने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा एक्सप्रेस देखिए, हर चीज को उसके दायरे में, उसके संज्ञान में बोलिए, उसके संज्ञान। आपको भी आनंद जी खूब अच्छी तरह मालूम है, इनको हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, मोदी जी को, अमित शाह जी को नहीं मालूम, और बात करते हैं हिंदू और हिंदुत्व की। अभी आपने स्वस्ति वाचन का कहा, स्वस्ति वाचन का अर्थ समझाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन भाजपा हिंदुत्व के जो असली जो उसका चरित्र है उसे भूल चुकी है। और उसकी अखाड़ा में वक्त हो चला है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों से, कोई एक करे तो गलत, कोई दूसरा करे तो सही, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई पुरुष कहे तो गलत, लेकिन महिला कहे तो सही, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर चुनाव आयोग में एक संज्ञा है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि हम इसका पालन करेंगे। देखिए ये एनेक्टमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है। और चुनाव में एक तरह की संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट अगर बनाए रखने का जिम्मा चुनावी सारी पार्टीज लेती हैं तो फिर उसको निभाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। अखाड़ा में आज बस वक्त इतना ही। नमस्कार।